देखिए, मोदी आज की डेट में ऐसा चेहरा हैं। कल बहुत सारे विपक्षियों ने भी कहा, बहुत सारे जो विपक्ष के नेता हैं, सदन के नेता हैं लोकसभा के, उन्होंने ही खुद कहा है कि हाँ, ये जो है मोदी जी के चेहरे पर वोट मिला है। इस चुनाव से कांग्रेस को क्या सबक लेने की ज़रूरत है? मुझे लगता है कि वो कार्यकर्ताओं को खड़ा करे, ग्राउंड लेवल पर अपने संगठन को पहचान कर उसको खड़ा करने का प्रयास करे। और कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, लगभग मुझे लगता है कि 130 साल से भी अधिक पुरानी पार्टी हो गई है। तो उन सब चीज़ों को समझने का प्रयास करे। और ऐसा नहीं है कि विपक्ष खड़ा नहीं हो सकता, मजबूत हो सकता है, लेकिन उन जन सरोकार के मुद्दों को, जनता की भावनाओं को और जनता के हितों को अगर वो ध्यान में रखेंगे तो मुझे लगता है, और जो प्रोमिसेस वो करते हैं, चाहे वो जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं, उन वादों को पूरा करें तो जनता के बीच एक विश्वसनीयता बनेगी और एक अच्छा विपक्ष खड़ा हो सकेगा। अभी 3 राज्यों में भाजपा की सरकार बनी है, तमाम तरह की बातें सामने आ रही, लोग कह रहे हैं कि ये सेमीफाइनल है 2024 का। इस पर सर आपका क्या राय है? देखिए, मैं सेमीफाइनल तो इसको नहीं कहूँगा, लेकिन निश्चित रूप से जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की नीतियां हैं, केंद्र सरकार के जन सरोकार के मुद्दे हैं, उनका फ़ायदा बहुत मिला है इन तीनों राज्यों में। विशेष रूप से तीनों राज्य हिंदी बेल्ट के हैं। चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात करें, हालांकि जितने भी एग्जिट पोल आए थे, जितने भी पोस्ट पोल आए थे, उन सब में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनती नहीं दिख रही थी। लेकिन जनता का जो मूड है, विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के उनके जो वादे हैं, उनकी जो विश्वसनीयता है, उसको लेकर वो कहीं ना कहीं जनता ने उसको पकड़ा है। मध्य प्रदेश की हम बात करें, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, मुझे याद है जितना, लगभग 17-18 वर्ष से वो वहाँ चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में आज की डेट में इतना लोकप्रिय चीफ मिनिस्टर नहीं है। चाहे हम उनकी लाडली बहना योजना की बात करें, यानी उनको मामा के नाम से लोग वहाँ पुकारते हैं, बुलाते हैं। मेरे को भी मध्य प्रदेश में रहने का अवसर मिला और मैंने उनकी लोकप्रियता वहाँ देखी है, उनके काम को वहाँ देखा है। तो उन सारी चीज़ों का फ़ायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिला है। राजस्थान में हम देखते हैं, कई बार आपने भी विश्लेषण किया होगा, कांग्रेस को जो एक भारी नुकसान हुआ है वो सचिन पायलट और गहलोत की जो लड़ाई है। मुझे लगता है कि कांग्रेस कहीं पिछड़ी इसलिए भी है कि वो जो उनका एक नया नेतृत्व है उसको आगे नहीं आने देना चाहती। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। चाहे हम मध्य प्रदेश में सिंधिया की बात करें, उत्तर प्रदेश में ही हम देखें तो उन्होंने अपने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को छोड़ा है। मतलब उनकी अपने उस परिवार की जो परिधि है, उस परिवार की परिधि से उसको, कांग्रेस को बाहर निकालना नहीं चाहते। अगर कांग्रेस राजस्थान में सरकार थी उसकी और सचिन पायलट को थोड़ा वेटेज दिया होता तो शायद परिस्थितियां, मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार बना लेती, लेकिन शायद परिस्थितियां कुछ और हो सकती थी। अगर सचिन पायलट को आगे नहीं किया गया, उसका नुकसान कांग्रेस को हुआ है। निश्चित रूप से, क्योंकि मैं वहाँ बहुत सारे ऐसे जन सरोकार के मुद्दों से और लोगों से जुड़ा हूँ, वहाँ मैं देखता भी हूँ। तमाम मीडिया की रिपोर्ट्स भी मैंने बहुत बारीकी से देखी, उनको विश्लेषित किया है। सचिन पायलट को वेटेज ना देना, उनको दरकिनार करना, कांग्रेस को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ा है। क्योंकि वहाँ आप देखेंगे गुर्जर मतदाता बड़ी संख्या में, और केवल गुर्जर मतदाता ही नहीं, वहाँ आप देखेंगे जो सचिन पायलट की पकड़ है वो कहीं ना कहीं यादवों में, कहीं ना कहीं आप देखेंगे जाटों में, उनमें भी उनकी पकड़ है। और यूथ होने के नाते, यूथ आइकन होने के नाते, वहाँ युवा वर्ग भी उनसे काफ़ी बड़ी संख्या में जुड़ा है, तो उसका नुकसान उसको हुआ है। मैं राजस्थान की बात करूँ, राजस्थान में मोदी के नाम पर वोट पड़े हैं या प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाएं उनके नाम पर वोट पड़ा है? देखिए, मोदी आज की डेट में ऐसा चेहरा हैं। कल बहुत सारे विपक्षियों ने भी कहा, बहुत सारे जो विपक्ष के नेता हैं, सदन के नेता हैं लोकसभा के, उन्होंने ही खुद कहा है कि हाँ, ये जो है मोदी जी के चेहरे पर वोट मिला है। मोदी इतना बड़ा ब्रांड वैल्यू है आज देश में कि लोग उनके चेहरे पर विश्वास करते हैं, उनकी बातों पर विश्वास करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका तो फ़र्क पड़ता ही है। आपने जो अपने शुरुआती ओपनिंग रिमार्क में कहा था कि ये सेमीफाइनल है, तो मैंने कहा कि सेमीफाइनल नहीं, इसको 2024 का चुनाव एक अलग प्रकार का इलेक्शन है। क्योंकि वहाँ आप देखेंगे जो एक तरह से हम महागठबंधन की हम बात करते हैं, INDIA गठबंधन की हम लोग बात करते हैं, तो वो फूट अभी आप देखते हैं इन चारों राज्यों में, विशेष रूप से मणिपुर को छोड़ दें तो इन चारों राज्यों में वो फूट स्पष्ट रूप से दिखाई दी है। उनके बयान भी आप बाद में नेताओं के देख लीजिएगा, अखिलेश यादव जी का बयान देख लीजिएगा, आप बिहार के नीतीश कुमार जी का बयान देख लीजिएगा, ममता बनर्जी का बयान देख लीजिएगा, तो ऐसे वो फूट अब स्पष्ट दिखाई देने लगी है। तो मुझे लगता है कि बहुत क्लियर मेजॉरिटी के साथ 2024 में
मोदी फिर सरकार बनाएंगे। अगर इन 3 राज्यों में भाजपा की सरकार ना भी आती तो क्या कुछ प्रभाव अगले चुनाव में पड़ता? 2019 का आप इलेक्शन देखेंगे, जब 2018 में इलेक्शन हुए थे तो इन तीनों राज्यों में भाजपा की सरकार चली गई थी। मध्य प्रदेश में फिर बाद में सरकार आई, लेकिन उस समय तीनों, लेकिन क्या हुआ, मध्य प्रदेश हम पूरे की पूरे एक तरह से देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सारी सीटें आती हैं। राजस्थान में भी वही लगभग हालत होती है, सारी की सारी सीटें 26 की 26 सीटें जीतती है भारतीय जनता पार्टी। तो उसका लोकसभा के और विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली थी। इस बार चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें या राजस्थान की बात करें, इवन मध्य प्रदेश में भी वोट कहीं ना कहीं मोदी के चेहरे पर पड़े हैं, तो उसका साफ प्रभाव आने वाले समय में 2024 में देखने को मिलेगा। हमने मध्य प्रदेश की अगर बात करें, वहाँ पर जो मामा का जो जादू है उसका कितना प्रभाव पड़ा है? देखिए, मैंने कहा मामा बहुत सरल हैं, बहुत सहज हैं। आप देखेंगे जनता से मिलने में, उनके बीच जाने में, उनके लिए काम करने में उन्हें कहीं कोई हिचकिचाहट, कहीं कोई असहजता होती नहीं है। तो इसलिए सहज होने का, सरल होने का, ईमानदार होने का लाभ उनको मिला है। उनके काम को लोगों ने वहाँ पहचाना है, उसको वरीयता दी है। जैसा मैंने एक योजना का जिक्र किया, लाडली बहना योजना का, तो उसका बड़ा एक प्रभाव देखने को वहाँ मिला है। उसके कारण उन्होंने अपने बाद में बोला भी कि उसका एक ये लाडली बहनाओं ने मुझे जिता दिया है, मेरी बहनों ने मुझे जिता दिया है। तो मामा के नाम से प्रसिद्ध और बहनों लाडली बहना के नाम से वो कनेक्ट होकर के उन्होंने उन सारी चीज़ों को एक तरह से कंपाइल करते हुए, और कहीं ना कहीं उसका लाभ उनको बहुत मिला है। मुझे लगता है अगले मुख्यमंत्री भी शायद वही होंगे। अब जब तक आपने बताया कि मोदी के नाम पर काफ़ी वोट पड़े, जैसे हम देख रहे थे राजस्थान में भी चिरंजीवी योजना को लेकर बड़ी बातें हो रही थी, तो वो तो कुछ हमें नज़र ही नहीं आया इलेक्शन में। हाँ, देखिए मैंने क्या कहा, अब जनता समझदार है, जनता बदल चुकी है। अब वो वाला पर्सपेक्टिव नहीं रहा कि हाँ 50 साल पहले का जो ट्रेंड्स थे कि हाँ एक बयार में बह गई तो चीज़ें बह गई, ऐसा नहीं है। अब जनता बहुत समझदार है, वो एनालिसिस करती है। इस न्यू मीडिया के एज में, इस टेक्नोलॉजी के एज में हम लोग देखते हैं बहुत तमाम तरह के विश्लेषण। आज हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, तो वो कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों को देखता है, किस प्रकार की योजना है, इसका लाभ क्या होने वाला है, इसके क्या प्रभाव होने वाले हैं भविष्य में। तो ये उन्होंने कहा भी, कटाक्ष भी किया कि जो फ्री की राजनीति और बिना एजेंडे की राजनीति, बिना विजन की राजनीति लोग कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अब जनता समझ चुकी है उस बात को, और मुझे लगता है इसका लाभ मोदी जी को हुआ है। राजस्थान में एक परिपाटी थी कि 5 साल कांग्रेस, 5 साल भाजपा। क्या आने वाले समय में ये परिपाटी टूटने वाली है? बिल्कुल टूटने वाली है। जैसा भी आपने उत्तराखंड में देखा होगा, 2022 में उत्तराखंड में वो परिपाटी टूटी ना। उत्तराखंड में भी लगभग यही परिपाटी चली आ रही थी कि हाँ एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, तो वो परिपाटी टूटी। लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और दोबारा से सीएम बने पुष्कर सिंह धामी। एक चीज़ और मैं आपको इसमें बता देता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने नेताओं पर भरोसा करती है। उसका बड़ा कारण आप देखिए, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री होने के बावजूद चुनाव हार जाते हैं, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भरोसा उन्होंने जीता था। उस कारण उनको हारने के बाद भी दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ये भरोसा, एक तरफ जहां कांग्रेस अपने जीते हुए और बड़े नेताओं पर, राजस्थान का उदाहरण है, सचिन पायलट पर विश्वास नहीं कर पा रही, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने हारे हुए नेता पर को भी दोबारा मुख्यमंत्री बनाती है। नेतृत्व तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल, जो शीर्ष नेतृत्व है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका परिणाम दिख भी रहा है और आने वाले समय में दिखेगा। हमने देखा, हम लगातार देख रहे थे चुनावी जो सभाएं हो रही थी, उसमें बार बार जिक्र हो रहा था कि हमने हिमाचल प्रदेश में सरकार बना ली, कर्नाटक में बना ली। क्या जो कांग्रेस का जो ओवर कॉन्फिडेंस था, वो उसका नुकसान देखने को मिला कांग्रेस को? बिल्कुल, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो उन्होंने मतलब जनता के बीच फेंके और उनको वो संभाल नहीं पाए। जहाँ तक बात है हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश भी बहुत मार्जिन पर वो रहे और मुझे लगता है वहाँ बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज घटा नहीं, कर्नाटक में बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज घटा नहीं। तो ये सारी चीज़ें भी हमको देखनी चाहिए। हिमाचल में हाँ ज़रूर मैं इस बात को कहना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो एक तरह से स्टेट के नेता हैं वहाँ, उनमें आपस में काफ़ी खींचतान थी। कई बार आपने एक वीडियो भी वायरल हुई थी मोदी जी की, जिसमें वो बोल रहे थे लगातार वहाँ के किसी नेता को कि भाई आपको टिकट नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, आपको कुछ अच्छा मिलेगा। तो इस तरह की चीज़ें मोदी जी को भी इन्वॉल्व होना पड़ा, बावजूद उसके वहाँ के बहुत कन्फ्लिक्ट्स थे। तो शायद मुझे लगता है एक बड़ा कारण ये था। और कांग्रेस निश्चित रूप से ओवर कॉन्फिडेंट तो है ही, वो उसका जो नेतृत्व है आप देखेंगे, वो नेतृत्व कहीं ना कहीं उस विजन को नहीं पकड़ पा रहा है। मोदी जब कहते हैं ना उस बात को, उन्होंने कहा भी कल भी उस बात को अपने पार्लियामेंट का जब सत्र शुरू हो रहा था,
तो वो उस सत्र शुरू होने से पहले उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कहा भी इन सब बातों को कि वो भी चाहते हैं कि विपक्ष रहे, कुछ ऐसा मजबूत विपक्ष रहे। तो उन बातों पर अगर कांग्रेस कुछ सोचेगी, अमल करेगी तो हो सकता है भविष्य में लोकतंत्र की खूबसूरती यहाँ पर मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए, जो हमें भी इस समय नज़र नहीं आ रहा है। अगर मैं बात करूँ छत्तीसगढ़ की, तो वहाँ पर भ्रष्टाचार को लेकर तमाम तरह के सवाल वहाँ पर खड़े हो रहे थे। अब इसका नुकसान बिल्कुल झेलना पड़ा है बिल्कुल उनको। हाँ बिल्कुल, वो तो है ही। और अभी लास्ट मोमेंट पर आप देखेंगे जो उप मुख्यमंत्री वहाँ बने छत्तीसगढ़ में, तो उन दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री में खींचतान बहुत थी। तो वो सारी चीज़ें जो मैटर, भ्रष्टाचार तो एक बड़ा वहाँ कारण था ही, दूसरा कारण वो खींचतान आपस के नेताओं में और शीर्ष नेतृत्व का उन चीज़ों को समाधान ना करना, ये भी एक बड़ा कारण वहाँ छत्तीसगढ़ में रहा है। इस चुनाव से कांग्रेस को क्या सबक लेने की ज़रूरत है? मुझे लगता है कि वो कार्यकर्ताओं को खड़ा करे, ग्राउंड लेवल पर अपने संगठन को पहचान कर उसको खड़ा करने का प्रयास करे। और कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, लगभग मुझे लगता है कि 130 साल से भी अधिक पुरानी पार्टी हो गई है। तो उन सब चीज़ों को समझने का प्रयास करे। और ऐसा नहीं है कि विपक्ष खड़ा नहीं हो सकता, मजबूत हो सकता है, लेकिन उन जन सरोकार के मुद्दों को, जनता की भावनाओं को और जनता के हितों को अगर वो ध्यान में रखेंगे तो मुझे लगता है, और जो प्रोमिसेस वो करते हैं, चाहे वो जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं, उन वादों को पूरा करें, तो जनता के बीच एक विश्वसनीयता बनेगी और एक अच्छा विपक्ष खड़ा हो सकेगा। अभी एक नया भाषा चला है स्लोगन, एक ही गारंटी है मोदी की गारंटी, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? हाँ, तो मैंने तो अपने पहले ही कहा, मोदी जो बोलते हैं वो करते हैं, ऐसा जनता में विश्वास। और मैं भी इस बात को मानता हूँ, क्योंकि मोदी जब कहते हैं किसी बात के लिए कि हम लोग जब 2014 में आए तो दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे, तो उन 9 सालों में उन्होंने करके दिखाया ना, हम 5वीं पर आ गए। अभी उन्होंने कहा कि हम 2027 तक 30वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे, तो वो होगा, ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो यानी दुनिया भी अब समझ रही है, तो दुनिया जब समझेगी तो भारत भी समझ रहा है, भारत के लोग भी समझ रहे हैं उसको कि हाँ, मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की एक वीडियो इस चुनाव के दौरान बहुत वायरल हुई है, और अब जीतने के बाद तो वो काफ़ी ट्रेंडिंग में है कि एक अकेला सब पर भारी। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? एक अकेला सब पर भारी, हाँ ठीक है, वो कई बार राजनीतिक चर्चाओं के लिए, टेलीविज़न के लिए, समाचारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन हाँ, वो उन सब का मतलब यही है कि हाँ, जो मोदी जी की विश्वसनीयता है, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, निश्चित रूप से आज भारतीय राजनीति में किसी और दूसरे नेता की है नहीं। तो इसलिए वो है कि एक अकेला सब पर भारी। जगह लगातार एक एक कार्यकर्ता हो, चाहे पार्टी के बड़े नेता, वो ग्राउंड पे जा, जनसंपर्क बहुत उन्होंने धरातल पर किया, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या है ना, मैंने जो कहा, पार्टी के पास संगठन का होना बहुत ज़रूरी है। जो कांग्रेस अपना जनाधार खोई है, वो इसी कारण खोई है क्योंकि ग्राउंड लेवल पर उसका आज कार्यकर्ता काम नहीं कर रहा है, नहीं जुड़ा नहीं है उसके साथ। आप देखेंगे चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, इन तीनों राज्यों में उत्तर प्रदेश के तमाम कार्यकर्ता नेताओं की वहाँ ड्यूटी लगाई गई स्पेशली। तो पार्टी समझती है ना कहाँ किसको भेजना है। आप देखेंगे यहाँ हमारे यहीं से पश्चिम से आप देखेंगे कई नेताओं को मतलब दिनेश खटीक जी को इधर जो मुजफ्फरनगर के अपने मंत्री हैं उनको, यहाँ डॉक्टर सोमेंद्र तोमर को, श्री अशोक कटारिया को, ऐसे तमाम नेताओं को वहाँ लगाया। यानी जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में जिस जाति का बाहुल्य था या जो लोग जिनकी कन्विंसिंग कैपेसिटी अच्छी है, जो अच्छा बोलते हैं, अच्छा भाषण देते हैं, संगठनिक कौशल उनका अच्छा है, उन लोगों को वहाँ लगाया गया। तो उसका बड़ा फ़र्क पड़ता है। अभी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से बात हो रही थी तो वो भी बता रहे थे कि मैं भी मध्य प्रदेश में 17 दिन 18 दिन रहा। तो ऐसे जो सांगठनिक कौशल जिनके पास है उन लोगों का वहाँ लगाना, एक नेतृत्व देना तो ये सब कहीं ना कहीं बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है तो वो अच्छा है। चाहे हम पीआर कैंपेन की बात करें, पीआर कैंपेन में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है, आईटी सेल उनका बहुत आगे काम करता है। तो इन सब मुद्दों को एक साथ ला करके जब चीज़ें, तो एक जनता का कहीं ना कहीं परसेप्शन बनता है, वो परसेप्शन जब बनता है तो चीज़ें फिर बदलती हैं।